हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं प्रशांत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल डेल्टा एजुकेशन में। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने जो था कि अभी तक हमने जो रेखागणित हमने देखो स्टार्ट किया था, उसमें हमने रेखा पढ़ लिया था, कोण पढ़ लिया था, बिंदु पढ़ लिया था, मतलब बिंदु, रेखा, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज वगैरह, उससे जितनी भी रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी तो वो सब हमने पीछे हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो रेखागणित की इस कड़ी में हमने जो होता है ना, जो बेसिक से बेसिक चीज़ें होती हैं, मतलब जो जो एक एक बीमारी, अगर हम बीमारी की बात करें, जो रेखागणित में जो डर लगता है बच्चों को कि सर इतना लंबे लंबे सवाल होते हैं, डेढ़ मतलब कि एक एक पेज तक चले जाते हैं। अब एक बात बताओ, अब एक एक पेज को सवाल हम कैसे रटे, मतलब कैसे, मतलब होगा ये कैसे। अपने समय में अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे अपने समय में डर लगता था, मुझे कुछ नहीं समझ में आता था। ठीक है, लेकिन फिर प्रैक्टिस करता गया किसी से पढ़ता गया, तो उसके बाद फिर मुझे पता चला कि भाई अगर आपको पीछे की चीज़ें क्लियर है ना, तो आपको इसे पढ़ने में एकदम मजा आएगा। ठीक है सर। तो अब देखो, इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि देखो, सबसे पहली बात, पीछे का जितनी भी चीज़ें वो आपको आनी चाहिए। ठीक है, रेखागणित है जो हमने ऑलमोस्ट लगभग खत्म कर दिया है। ठीक है, जो था मेन कहानी चैप्टर 9 तक था, मतलब कि चतुर्भुज वाले के बाद जो समांतर चतुर्भुज व त्रिभुजों के क्षेत्रफल जो चैप्टर है यहीं तक था जो था। ठीक है, वो हमने अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आप देखोगे ना तो आपको मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ, आपको सब मतलब आपको कोई ऐसा बचेगा ही नहीं जो आपको ना समझे। ठीक है, अच्छा तो सर आप एक बात बताओ, अब आज आप क्या बताना हो। तो देखो, मैं आज ये बताने वाला हूँ कि आज हम वृत्त स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, तो वृत्त का मतलब ये हुआ कि देखो, अगर आपने पीछे का नहीं भी पढ़ रखा हो, आप डायरेक्टली यहाँ पर आओ तो भी आपको समझ में आएगा। लेकिन एक बात बताओ, जब आप पढ़ ही रहे हो तो क्यों पीछे का जो आना चाहिए वो आपको क्यों ना आए। इसलिए अगर नहीं भी आता है या आपने अगर पढ़ भी रखा है तो सबसे पहले आप वहाँ पे जाके रिवाइज करो। रिवाइज करने के लिए इसमें बोल रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से कॉन्फिडेंट हूँ कि जब भी आप वहाँ पे जाओगे ना, आपको नई चीज़ें मिलेंगी सीखने के लिए, ये मेरा वादा है। ठीक है, ये मेरी गारंटी है कि अम्मा आप जाके पढ़ लो, आपको नई चीज़ें मिलेंगी, ये मेरा गारंटी है। अच्छा, दूसरा चीज देखो, इसमें हम इस जो यह लेक्चर है ना, ये देखो ये लगभग लास्ट चैप्टर रहने वाला है। ठीक है, रेखागणित का लास्ट चैप्टर रहने वाला है। वो सब बाकी सब तो जो न्यूमेरिकल वाला है ना, वो तो समझो एकदम इतना तेज खत्म हो, पूछने वाले इतने, प्लस खत्म ही नहीं करना, हमें सब कुछ अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, मुझे पता है कि आपको कहाँ कहाँ दिक्कत होने वाला है। ठीक है, इसलिए जो जो दिक्कत हो सकती है, मैं उन सारी दिक्कतों को आपको पूछने से पहले ही मैं आपके सामने लाकर रख देने का प्रयास कर रहा हूँ, इसी प्रयास में मैं लगा हूँ। ठीक है, और सबसे पहले इसलिए मैंने जो सबसे कठिन पार्ट माना जाता है रेखागणित, तो सबसे पहले मैंने रेखागणित को चुना। ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद देखो, ये जो चैप्टर है ना प्रश्नावली 10, इसमें हम क्या करेंगे, ये सब प्रश्नावली 10.1 क्या है, वो एक क्या है, उसको तो कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का कुछ है, उसमें सत्य असत्य छाटना है, वो आप पढ़ लीजिए। ठीक है, वो हालांकि देखो, जब मैं जो बताऊंगा इसमें जो चीज़ बताऊंगा वो तो आप ऐसे भी कर लोगे, प्लस ऐसे भी समझो। ठीक है, जो प्रश्नावली 10.2 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो मेन डिफिनेशन होता है, जो बेसिक चीज़ें होती है, अगर आपको आता है तो ठीक है, फिर से रिवाइज हो जाएगा। सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें, जैसे वृत्त का केंद्र क्या होता है, परिधि क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, जीवा क्या होता है, व्यास क्या होता है, त्रिज्यखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ वृत्तखंड, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, बाकी वगैरह जितने भी डिफिनेशन वगैरह ना, जितने भी यूज हो सकते हैं, जितने भी नए नए चीज आ सकते हैं, चाप क्या होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों का डिफिनेशन, तो दो चीज बताऊंगा। पहला चीज डिफिनेशन हमको पता होना चाहिए, दूसरा चीज ये चीज का मतलब एकदम पता होना चाहिए कि अच्छा इसका मतलब यह है। ठीक है सर। अच्छा, मतलब कि जितना भी बेसिक था त्रिभुज का हमारा, सॉरी, जितना भी सर्कल का जो है, वृत्त का जो है, एकदम बेसिक चीज है, वो हम आपको कवर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आएंगे प्रमेय 10.1 10.1 पे, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें जो प्रमेय 10.1 बताया गया है कि भाई किसी भी वृत्त की या दो सर्वांग वृत्तों की केंद्र से बराबर यदि केंद्र से बराबर दूरी पर है तो उनके केंद्र से बराबर कोण अंतरित करें तो दोनों जीवाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, वगैरह ऐसा करके देखो, दो तीन जो प्रमेय है, मतलब देखो जो भी चीजें हैं ये क्रम से लेकर चलना हो, समझ में आपको आएगा प्रॉपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें दो प्रमेय है वो डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा प्रश्नावली 10.2 है उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर। तो यही हमारा क्रम रहने वाला है, यही हमारा सीक्वेंस रहने वाला है। अब तक उम्मीद करता हूँ जो बताया वो समझ में आया होगा, और इसे भी अच्छे समझने के लिए वीडियो में बस बने रहे, धैर्य के साथ पढ़िए। देखो मैं इसलिए बताऊँ कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको पढ़ना केवल एक बार भी है और समझाने गारंटी मेरी, समझ में तो आपको आ ही जाएगा अगर आप ध्यान से देख लिए तो। ठीक है, अच्छा तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पहले ही क्लियर है, ठीक है ना, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हम इस वीडियो में अब हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो अब तक हमने जो जो कर लिया है वो तो अब हमारा हो चुका है। ठीक है, अब देखो मैक्सिमम जो पार्ट होता है, जो रेखागणित का मैक्सिमम पार्ट था, ठीक है ना, वो आपको हो चुका है। ठीक है, अच्छा देखो, अगर अब 9th की अगर मैथ की बात करो ना, तो जो रेखागणित है वही अपने आप में थोड़ा सा
माना जाता है कि थोड़ा सा है टफ, अब कुछ नहीं होता यार, सब कुछ ईजी है। लेकिन फिर भी अगर ऐसे ही नंबर दें तो हमें मान लेते हैं कि चलो भाई रेखा गणित ही जो है थोड़ा सा है, बाकी सब तो एकदम मजाक है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले रेखा गणित स्टार्ट किया था। अब रेखा गणित में हमने बेसिक मतलब बिंदु से लेकर हम यहाँ तक मतलब हम रेखा, कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, फिर समांतर चतुर्भुज वगैरह जितनी भी चीजें थी वो सब हमने कर लिया, ठीक है। अब हम अपने लास्ट स्टेज पर हैं, ठीक है, और वो है हमारा सर्कल, वृत्त। अब हम वृत्त को अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमारा रेखागणित अच्छे से क्लियर। बाकी जितने भी जैसे अगर आप मेरा वीडियो पहले से ही देखते आ रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं कोई भी डाउट छोड़ता नहीं हूँ, ठीक है। मैं एक एक पॉइंट कवर करने का प्रयास करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि जो चीज़ आपके दिमाग में आ रहा है वो मैं खुद बता दूँ आपके बिना पूछे कि क्या सर इसका क्या होने वाला है, ठीक है। ठीक है सर, तो आप बताओ ना कि आप जैसे आप कराने क्या वाला हो। तो देखो मैं कराने वाला हूँ, जैसे हम वृत्त स्टार्ट करने वाले, ठीक है। तो देखो जैसे कि अगर अब थोड़ा सा नोटिस करो, मैं जो भी कोई भी चीज़ अगर पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है, जैसे अगर मैं मान लूँ कि अगर जैसे मैंने अध्याय 5 में हमने बिंदु मतलब हम रेखागणित स्टार्ट किया था, तो मैं बिंदु की परिभाषा से लेकर मतलब कि मैं एक एक चीज़ का डिफिनीशन बताते हुए आ रहा हूँ, ठीक है। तो डिफिनीशन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो हर एक चीज़ का अपना अहम रोल होता है। डिफिनीशन इसलिए बताता हूँ कि जब ये सब आपको आता रहेगा ना तो आपको अपने अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, प्लस सुनने वाले को भी लगेगा कि नहीं बंदे को कुछ पता है, ठीक है ना। जब आप पढ़ रहे हो वृत्त है तो आपको वृत्त की परिभाषा तो पता होना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि नहीं एक गोला होता है वो वृत्त है, नहीं गोल मतलब चूड़ी वृत्त है, ऐसा कुछ थोड़ी होता है। उसका कोई डिफिनीशन तो होता होगा टेक्निकल भाषा में, ठीक है सर। मतलब टेक्निकल भाषा में हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले जो वृत्त की जितनी जो आपकी जो हैसियत है, ठीक है, देखो वैसे तो बहुत है, ठीक है ना, लेकिन आपकी जो हैसियत है 9-10 के हिसाब से उसमें जितना जरूरी है हम उसमें सभी पॉइंट हम वृत्त में मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। तो देखो तो चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी मैं क्या क्या करने वाला हूँ सब सारा चीज़ तो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बता ही दिया हूँ। तो देखो अगर अब हम बात करें वृत्त की ना, तो वृत्त के लिए तो वृत्त से आप सभी लोग ऐसे परिचित होंगे, हम हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो वृत्त के आकार के, ठीक है, मतलब एकदम परफेक्ट सर्कल, मतलब सर्कल के आकार की। अच्छा ठीक है सर, अब एक काम करो, अब देखो अब मतलब सर एक बात बताओ, हम 9 में आ गए हैं, हमें सर इतना तो पता है, मतलब मैं इतना तो पहचान लेता हूँ कि ये वृत्त है, ठीक है। और मुझे ये भी हल्का हल्का पता है सर कि उसकी जो कुछ त्रिज्या होती है, ठीक है सर, मुझे त्रिज्या के बारे में भी हल्का फुल्का पता है। अच्छा, और सर उसका केंद्र तो मैं जानता ही हूँ, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है सर। और सर उसका जीवा हुआ के बारे में मुझे हल्का फुल्का पता है, लेकिन हल्का कुछ कुछ याद है, लेकिन मैं सुना है मैंने। अच्छा, और उसके सर व्यास के बारे में तो भी हमने कहीं सुना है। मतलब ये सब जो नाम ले रहा हूँ ना, ये सब जैसे मैं वृत्त, केंद्र, जीवा, व्यास, ये सब जो नाम ले रहा हूँ, तो इसमें सर ये अभी तक ये नहीं लग रहा है कि जो मुझे कुछ मतलब भले हमें डिफिनेशन तक परफेक्ट ना पता हो, लेकिन सर मैंने इसके बारे में हल्का फुल्का कहीं सुना है। अच्छा, अब थोड़ा सा नई चीज आएगा आपके जीवन में, जैसे हो गया चाप। अब चाप किसे कहते हैं, ठीक है, वो हम आपको बता देंगे, कुछ नहीं यार, एकदम ईजी है। देखो मेन जो पोर्शन था वो आपने आगे कर लिया, जो चतुर्भुज तक था ना वही सबसे मतलब रेखा से लेकर चतुर्भुज तक इसी में सारा युद्ध था, और वो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद जब यहाँ पे आओगे तो ये तो खत्म है यार, ये सब कुछ नहीं है, फिर भी अच्छे से कवर करते हैं। जैसे चाप हो गया, वृत्त खंड हो गया, त्रिज्य खंड हो गया, ये सब 2-3 चीजें हैं जो नई चीजें हैं, उसको भी अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है सर। तो चलो स्टार्ट करो। देखो हम कहते हैं वृत्त, वृत्त मतलब देखो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे ना, हम मेन बात हम ये क्यों परिभाषा में रटने पर नहीं जाएंगे, हम सबसे पहले इसको डिफाइन करने का प्रयास करेंगे कि ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ, अच्छा ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ जो किसी तल पर हो, ठीक है, मतलब किसी 2D सरफेस, किसी तल पर ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ जिसमें प्रत्येक बिंदु की दूरी एक स्थिर बिंदु से सदैव समान रहती है। अच्छा सर, लेकिन इसमें मुझे समझ ही नहीं है कि मतलब ये क्या बिंदु पथ वाला नियम, मतलब ये क्या शब्द आप यूज कर दिए, तो थोड़ा सा समझ में ही नहीं आ रहा है। देखो समझने वाली बात यह है कि देखो वृत्त को आपको मतलब समझ में आता है, लेकिन आपको इसका डिफिनेशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो आगे चल के आपके भविष्य में काम आएगा जो डिफिनेशन, मैं वो याद कराने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। जब आप 11 में जाओगे तो आपका क्या होगा ना कि जब आपको सर्कल का समीकरण निकालने के लिए आएगा तो उसमें अगर ये डिफिनेशन याद है तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, लेकिन देखो समझ में तो आता है, लेकिन फिर भी चले देते हैं क्या कि ऐसे बिंदुओं के बिंदु पथ, जैसे हम रेखा के डिफिनेशन क्या पढ़े थे, जैसे देखो अभी जब हमने रेखा वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि रेखा जो होती है एक एक बिंदु मिलकर एक रेखा बनती है ना, ये हमने पढ़ा था रेखा में। उसी प्रकार से देखो ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ मतलब कि जो हम बिंदु बना रहे हैं इस बिंदु का पथ, ठीक है, समझ में, ठीक है। इसमें कह रहा है कि ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ मतलब कि जो बिंदु पथ होगा यहाँ पर होगा, देखो बिंदु जो वृत्त बना है ये तो बिंदु से मिलकर बना होगा, ठीक है सर। मतलब कि जिसमें देखो ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ किसी तल पर, ठीक हो, तो समझ में आएगा। ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ जिसमें प्रत्येक बिंदु मतलब जैसे इस बिंदु पथ में प्रत्येक बिंदु, ठीक है, बिंदु की दूरी एक स्थिर बिंदु से जो कि यह है
से सदैव समान रहती है। अच्छा, मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर हम इस रेखा पर इस सर्कल पे अगर हम यह वाला बिंदु ले तो इस बिंदु की दूरी इस स्थिर बिंदु से जो होगी वही इसके जस्ट नेक्स्ट वाले बिंदु की दूरी इस सर्कल से होगी, और इसी प्रकार जितने भी बिंदु होंगे सभी बिंदु की दूरी इस वाले वृत्त से समान होगी। हाँ, तभी तो एक सर्कल बनेगा। ठीक है सर, समझ में आएगा। मतलब कि अब अच्छा दूसरा चीज, अब हम वृत्त का परिभाषा समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम वृत्त का परिभाषा हम यही बोलेंगे। क्या बोलेंगे कि ऐसे बिंदुओं का बिंदु पथ जिसमें प्रत्येक बिंदु की दूरी एक स्थिर बिंदु से सदैव समान रहती है। ठीक है सर, अब हम इसको याद भी कर लेंगे। ये मतलब हम इसको 30-40 बार पढ़ लेंगे तो हमको याद हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर क्या होगा? अब हो गया, देखो प्रति है वृत्त कहलाता है और वह स्थिर बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। छोटा सा बात है, मतलब बेसिक से चल रहा हूँ। ठीक है, सब आपको पता है, मुझे पता है कि सब आपको आता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बेसिक, मेरा काम है बेसिक से बताना। ठीक है, आपको आता है लेकिन हो सकता है देखो बहुत लोग होते हैं जिनको नहीं आता है। ठीक है, अगर जब आपको बेसिक नहीं आएगा ना तो आगे चीजें जो आएंगी उसमें क्या लगेगा? डर लगेगा। ठीक है सर। अच्छा, इस बिंदु को इस स्थिर बिंदु से देखो परिधि पर देखो इस बिंदु को, जो बिंदु पथ वाला बिंदु है, इस बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? इस वृत्त की क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। ठीक है सर, हमको त्रिज्या भी समझ में आएगा। ठीक है, इस हिसाब से जब केंद्र से प्रत्येक बिंदु की दूरी समान होती है और जो समान दूरी और इसी को हम त्रिज्या कहते हैं। मतलब इस हिसाब से कि त्रिज्या क्या होती है? समान। मतलब कि एक वृत्त में की सभी त्रिज्या क्या होती है? समान होती है। ठीक है सर। अच्छा, एक बात बताओ सर, और जो लाल वाला जो ये है ना, जो ये रास्ता दिख रहा है, ये रास्ता क्या होगा? इसको हम क्या नाम देंगे? देखो इसको हम क्या नाम देंगे? परिधि। क्या नाम देंगे? परिधि नाम देंगे। तो ये वृत्त की क्या है? परिधि है। ठीक है सर, अब हम इसको लाल वाला जो है रास्ता, इसको हम परिधि नाम दे देंगे, स्थिर बिंदु को केंद्र नाम दे देंगे और ये हो जाएगा हमारा त्रिज्या। ठीक है सर। अच्छा, अब एक नया कैरेक्टर की एंट्री होता है जिसको हम क्या कहेंगे? जीवा। जीवा मतलब होता है कि वृत्त के, देखो परिधि हमने समझ लिया। ठीक है सर, परिधि मतलब इस वृत्तवा को कहेंगे। ठीक है, तो वृत्त के परिधि पर स्थित कोई भी दो बिंदु, वह रेखा, देखो वृत्त के परिधि स्थित किन्हीं दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। तो मतलब जीवा की परिभाषा क्या हो गई? जीवा की परिभाषा ये हो गई कि वृत्त के परिधि पर किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। ठीक है सर, मतलब अब हमें जीवा का भी परिभाषा समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, और देखो अब व्यास क्या कहलाती है? व्यास वह जीवा जो केंद्र से होकर दे। अच्छा, इसका मतलब हुआ, देखो अगर अब इसको ऐसे रेखा खींच दे, देखो अगर देखो यह जीवा, देखो यह जीवा है लेकिन यह केंद्र से होकर नहीं जा रहा है, लेकिन यह जीवा अगर हम इसको यहाँ तक मिला दे, यहाँ तक, तो यह क्या होगा? देखो यह जीवा पूरा केंद्र से होकर जाएगा, तो यह जो जीवा होगा क्या कहलाएगा? व्यास होगा। अच्छा, इसका मतलब हुआ, अच्छा देखो हम यहाँ से लेकर हम इसको यहाँ से मिला दिए। ठीक है, तो इससे जो ये वाला नया रेखा बना, अब यह क्या है? यह वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिला रही है। हाँ सर, मिला तो रही है। मतलब जब मिला रहे तो इसको तो इनके बस इतने से यह फिक्स हो गया कि यह क्या है? एक जीवा है। ठीक है, यह जीवा है। और लेकिन जब एक केंद्र से जा रही है तो ये एक स्पेशल केस बन गया। तो इसके हम एक नया नाम दे देंगे, और नया नाम हम दे देंगे उसके हम क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। ठीक है सर, अब हम इसको व्यास कहेंगे। ठीक है सर, अभी तक तो समझ में आ रहा है। अच्छा, और सर व्यास को देखकर हमको देखो लग भी रहा है कि जो व्यास है वो त्रिज्या का क्या है? दुगुना है। हाँ, मतलब कि हम कहीं भी अगर हम लिख सकते हैं, मतलब हम लिख क्या सकते हैं? अब हमको पता होगा कि जो व्यास होगा वो त्रिज्या का क्या होगा? दुगुना होगा। ठीक है सर, मतलब अब तक हमने केंद्र, त्रिज्या, परिधि, जीवा और व्यास पढ़ लिया। ठीक है सर, अब आगे बताओ। देखो अब आगे का मतलब है कि देखो अब नया कैरेक्टर है चाप। अब चाप किसे कहते हैं? चाप वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? चाप कहलाती है। अच्छा, इसका मतलब है ना, देखो चाप मतलब ना, देखो चाप मतलब जो परिधीय की दूरी को कहेंगे चाप। अब ये नहीं कि हम इस रखवा कहेंगे चाप, नहीं। देखो वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। ठीक है सर, और जो वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बस इसका मतलब सर, मतलब क्या करो कि वृत्त के परिधीय पर दूरी, उसके अंदर की नहीं। देखो वृत्त के परिधि पर यह दूरी, यह दो दूरी है इतना, इसको हम क्या कहेंगे? चाप कहेंगे। और अच्छा सर, जब यह एक चाप हुआ, जब आप इधर लियो तो यह वाला बड़का वाला भी तो एक चाप होगा। हाँ, तो ये भी चाप कहलाएगा। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि मतलब इसी से दो चाप बना, मतलब अगर हम दो बिंदु लें तो दो बिंदु से दो चाप बनेगा। सदैव एक छोटा होगा एक बड़ा होगा या दोनों बराबर होंगे। देखो जैसे यह जीवा है, इस कंडीशन में देखो यह वाला चाप भी बड़ा है और यह वाला चाप भी बड़ा है। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो चाप होगा वो वृत्त के परिधि पर होगा। हाँ, मतलब कि अगर वृत्त के कुछ भाग को काट दे तो वही उसका चाप है। हाँ, वही चाप है। मतलब कि देखो ये जो लंबैया है ना, हमको इससे मतलब है, यही इसका चाप है। ठीक है सर। अच्छा,
अच्छा, मतलब सर अब हम इसको समझ में आ गया कि मतलब इसका परिभाषा भी हमको समझ आया कि वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वृत्त के परिधि पर स्थित, ठीक है ना, वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी, देखो वृत्त के परिधि पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? देखो यह छोटी दूरी लघु चाप, या बड़ी दूरी क्या है? दीर्घ चाप, ठीक है सर। तो क्या कहलाती है? चाप कहलाती है, ठीक है। देखो लघु दूरी लघु चाप, बड़ी दूरी दीर्घ चाप, ठीक है सर। अभी तक समझ में आ गया। और इसको डिनोट कैसे करते? देखो हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, चाप चाप पी एम क्यू। देखो देखो ये छोटी वाली दूरी क्या है? पी एम क्यू। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? चाप पी एम क्यू। और चाप को हिंदी में लिखे या गणितीय भाषा में देखो ऐसे लिखते थे, चाप पी एम क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? पी एम क्यू के ऊपर एक ऐसे टोपी पहना देंगे, तो ये हो गया हमारा चाप पी एम क्यू व पी एन क्यू। देखो एन क्या है हमारा? देखो एन इधर ले लिया था, तो पी एन क्यू मतलब चाप पी एन क्यू, ठीक है सर। ये भी समझ में आ गया चाप पी एन क्यू मतलब चाप। अब हमको चाप का डेफिनेशन में पता हो गया, और इसको कैसे डिनोट करेंगे वो भी समझ में आ गया, ठीक है सर। और हमको क्या मतलब इसका वो भी समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा वृत्त, अब वृत्तखंड क्या होता है? वृत्तखंड का मतलब देखो वृत्त को दो भाग में खंडित करना। अच्छा मतलब देखो, तो वृत्त को दो भाग में बांटेगा कौन? कोई रेखा होगी जो बांटेगी, ठीक है सर। अच्छा तो देखो रेखा यही होगा, जीवा ही होगा, क्योंकि जीवा ही बांट सकते हैं। क्योंकि देखो त्रिज्या का अगर हम ले तो त्रिज्या वृत्त के केवल एक ही बिंदु पर काट रही है। अब यहाँ पर यह नहीं बांट सकती, लेकिन जो जीवा है देखो, ये अगर जीवा है तो देखो एक भागिया हो गया, एक भागिया हो गया, ये व्यास हो गया, तो व्यास भी तो एक जीवा ही है। तो देखो एक भागिया हो गया, एक भाग्य हो गया, मतलब कि देखो तो वृत्त की जीवा वृत्त को दो वृत्त खंडों में बांटती है, ठीक है ना। तो वृत्त खंड मतलब वृत्त का खंड, वृत्त का कटा हुआ खंड, ठीक है। तो वृत्त की जीवा जो है वृत्त को दो वृत्त खंडों में बांटती है। तो वृत्त की जीवा जो है वृत्त को दो वृत्त खंडों में बांटती है, जिसमें से एक छोटा वृत्त खंड होता है और एक बड़ा वृत्त खंड होता है। छोटे वृत्त खंड को लघु वृत्त खंड, और बड़े वृत्त खंड को हम क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्त खंड, ठीक है। तो वृत्त खंड भी सर चलो हमें समझ में आ गया। अच्छा देखो तो वही चीज, ठीक है। हमने समझ लिया वृत्तखंड ऐसा वाला परिभाषा, ठीक है सर। अच्छा अब देखो अब लास्ट चीज और है, क्या है? त्रिज्यखंड। देखो जो आप में आएगा, जो आपको जरूरी है, जितना भी जरूरी है, मैं बस उसी को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा त्रिज्यखंड क्या होता है? त्रिज्यखंड होता है कि देखो त्रिज्या व चाप के बीच घिरा हुआ वृत्त का क्षेत्रफल क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। अच्छा सर इसका मतलब यह है, देखो सबसे पहले देखो इसमें दो चीज क्या है? क्या? चाप अभी हमने पढ़ा था, यदि ए और बी वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदु हैं तो इससे दो चाप बनेंगे। पहला देखो एक तो छोटा वाला लघु चाप, और ये क्या होगा? एक बड़ा वाला दीर्घ चाप, ठीक है सर। लेकिन त्रिज्यखंड की परिभाषा में कह रहा है कि वृत्त के त्रिज्याओं व चाप के बीच घिरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाते हैं। अच्छा तो सर मतलब आप यह कहना चाह रहे हो कि देखो यह चाप हो गया और इन दोनों त्रिज्याओं के बीच घिरा यह पूरा क्षेत्रफल वह क्या कर रहा है? इसका त्रिज्यखंड कहला रहा है। अच्छा लेकिन सर ये तो लघु चाप था, तो यह लघु चाप और दोनों त्रिज्याओं के बीच घिरा क्षेत्रफल क्या कहलाता है? लघु त्रिज्यखंड कहलाता है। और देखो लघु त्रिज्यखंड, ठीक है, त्रिज्या प्लस लघु चाप लघु त्रिज्यखंड, और त्रिज्या प्लस दीर्घ वृत्तखंड, तो ये क्या कहलाएगा? देखो त्रिज्या प्लस दीर्घ चाप क्या कहलाएगा? त्रिज्या प्लस दीर्घ चाप हमारा ये कहलाएगा क्या? देखो ये वाला दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाएगा, ठीक है सर। तो मतलब अब हमको त्रिज्यखंड का परिभाषा भी हमको एकदम अच्छे से याद आ गया, प्लस हमें उसका मतलब समझ में आ गया। अच्छा ठीक है सर। अब देखो त्रिज्यखंड ठीक है ना, वृत्त के त्रिज्याओं व चाप के बीच घिरा क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है, ठीक है सर। त्रिज्यखंड दो प्रकार का हो सकता है, लघु त्रिज्यखंड होता है और दीर्घ त्रिज्यखंड हो सकता है, ठीक है सर। अच्छा अब देखो अगर अब हमको बस छोटा सा देखो, ये आपने क्वेश्चन दे नहीं दिया, लेकिन जब आप 10 में जाओगे ना तो आपका ये क्वेश्चन दिया रहेगा, लेकिन ये कोई बहुत इतना भी बड़ा चीज नहीं है कि जिसको 10 में बताया जाए, ठीक है। ये आप अभी सीख सकते हो, ठीक है ना। देखो जैसे क्या होगा, देखो इसको हमने देखो अब जो ये परिभाषा था वो हमने पढ़ लिया, हमका याद हो गया, मामला खत्म। अब उसके बाद थोड़ा सा हम आगे चलते, अब उसी पे हम देखो एक बाद में हम देखो थीटा बना दिए, चाप की लंबाई हम मान लिए x, ठीक है। अच्छा देखो अच्छा इस हिसाब से अगर त्रिज्या r है, वृत्त की त्रिज्या r है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। उम्मीद करता हूं आपको इतना तो पता ही होगा, नहीं पता है तो कोई शर्माने वाली बात नहीं है, लिख लो, ठीक है। क्या होता है? पाई r स्क्वायर, पाई, ठीक है। पाई का मान 22/7, ठीक है, या 3.14। चलो जब सवाल आएगा बताऊंगा, ये मत सोचेंगे नहीं मुझे क्या नहीं रहा है, बस मैं जो बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर उतना समझ में आ रहा है ना तो जो पूरा प्रश्नावली आप लगा लोगे और आप पूरा 9 का एक क्वेश्चन लगा लोगे, आपको कोई दिक्कत समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। अच्छा फिर परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि जो होती है 2πr। अब परिधि वाला ये हमने कहा था, परिधि की लंबाई क्या होती है? 2πr, क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। अच्छा व्यास क्या होती है? 2r। जो व्यास होती है त्रिज्या का 2 गुना होती है, ये भी हमने आपको पीछे समझा दिया था, ठीक है सर। ये तो इजी चीज है ना। अब आगे बताओ। अच्छा अब एक बात बताओ,
वृत्त का क्षेत्रफल 360 है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन एक बात बताओ, जैसे ये वाला त्रिज्या देखो थीटा को अगर थीटा जीरो हो जाए तो यह दोनों त्रिज्या है एक ही बिंदु पे आ जाएगी, मतलब त्रिज्या एक ही बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या किया, मानो घड़ी की दो सुइयां हैं जिसमें से एक घंटा वाला स्थिर रहे, उसको हमने बिगाड़ कर वहीं पर रोक दिया और हम मिनट वाले को घुमा रहे हैं, क्या देखो, हम उल्टा घुमा रहे हैं, ठीक है। मान लो कैसे, ये घड़ी की घंटा वाला स्थिर है और अब हम मतलब ये वाला ये दोनों, ये वाला यहीं पर आ गया, मतलब ये दोनों एक ही पर है, ठीक है। अब हम क्या करें, तो घुमा रहे हैं। इसमें जब दोनों रेखाएं एक ही पर है तो दोनों त्रिज्याओं के बीच कोण कितना था, थीटा था। थीटा का मान कितना था, 0 था, ठीक है सर। अब हम क्या करें, देखो अब हम जैसे घुमाते जाएंगे, देखो वैसे उसी प्रकार से देखो त्रिज्यखंड का मान बढ़ता जाएगा। देखो त्रिज्यखंड, देखो अब इतना बड़ा त्रिज्यखंड हो गया, यहाँ पर आ गया तो इतना बड़ा त्रिज्यखंड हो गया। उसी प्रकार देखो घूमेगा, इसी प्रकार घुमाकर हम इतना ले लिए तो हमारा त्रिज्यखंड अर्धवृत्त बन गया, ठीक है। उसी प्रकार देखो हम घुमा कर यहाँ पर लाके हम इसी पर रख दिए। इस हिसाब से देखो त्रिज्या कितना घुमा, त्रिज्या 360 घुमा। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि देखो यदि थीटा 360 घूम गया तो त्रिज्यखंड का मान तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। देखो हमने वही लिखा है। देखो ये आपको समझ में आ रहा है तो सब सीख लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं आगे प्रमेय 10.1 बताने जा रहा हूँ, आपको प्रमेय 10.1 ही सीखना है, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि अगर आप सीख सको तो सीख लो, उतना भी बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। आपका कहानी यहीं से स्टार्ट होगा और ये सब आपके 9 में नहीं आने वाले काम, ये आपका 10 में काम वाला है, ठीक है। अच्छा देखो, जैसे क्या हमने वो बताया कि देखो 360 घूमने पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पर आप क्वेश्चन में लिखोगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसलिए जब थीटा घूमेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो चूंकि इसे वाला है, चूंकि 360 घूमने पर त्रिज्यखंड का मान है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो अगर थीटा कोण घुमा दे तो मान कितना हो जाएगा, तो देखो दाहिने बटे बाएं गुणे, तो दाहिने बटे बाएं गुणे थीटा, ठीक है। इससे जो मान निकलेगा वो क्या है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल किस पे, जब थीटा घूम जाए तब। अच्छा, जैसे मैं ये बताने चाह रहा हूं, जैसे अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि एक वृत्त की त्रिज्या इतना है 5 सेंटीमीटर है और दोनों त्रिज्याओं के बीच की दूरी, दोनों त्रिज्याओं के बीच का कोण 30 अंश है, तो उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो बस आप वहीं पे फंस जाओगे कि सर मैंने तो केवल सिद्ध करना सीखा, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था, ठीक है। किसी बोर्ड में, किसी प्राइवेट स्कूल में भी जो टीचर होते हैं ऐसे सवाल एक आध दो डाल देते हैं बहुविकल्प में, तो वहां पे आप फंस न जाओ, इसलिए मैं इसको कवर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो समझ में आ गया ना। देखो ये तीन, जब इनके बीच का कोण 0 था तो ठीक है, 0 था तो मतलब ये दोनों एक ही पर थे, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना था, 0 था। क्षेत्रफल कितना, r था, 0 नहीं था, r था, ठीक है ना, r था। अच्छा, जब इसका मान 360 घूम गया, जब थीटा का मान 360 हो गया तो क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो वही चीज उसी से हमने रिलेशन में क्या, जब थीटा 360 अंश होता है तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो जब थीटा केवल थीटा हो तो कितना होगा, तो 300 पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणे थीटा, ठीक है। यहां से जो निकलेगा क्या, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया तो और बड़का वाले का पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर में से यह घटा दो तो जो बड़का वाला रहेगा उसका निकल जाएगा, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज, पहला चीज तो थीटा देके पूछ सकता है, दूसरा चीज देखो यक्स का मान देकर पूछ सकता है, क्या, जब यक्स का मान 2 पाई आर है। देखो अच्छा, दूसरा चीज ये भी पूछ सकता है देखो आपसे कि यदि थीटा इतना, देखो आपसे पूछ सकता है कि किसी वृत्त की त्रिज्या अगर 3 सेंटीमीटर है, यदि दोनों त्रिज्याओं के बीच बना कोण 60 अंश है, तो उसके द्वारा बने गए परिधि की उसके द्वारा उस चाप की लंबाई ज्ञात करो। उस चाप की क्या करो, उस चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई हो गया माना हमने यक्स जो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो अगर ये थीटा है तो देखो, अगर ये थीटा 360 अंश होता तो चाप की लंबाई क्या होता, 2 पाई आर। तो अगर ये थीटा है तो चाप की लंबाई क्या होगा, बस वहां से एक्स का मान निकल जाएगा। वही हमने रिलेशन बनाया है, देखो क्या है, देखो वही हमने बनाया है कि क्या, पाई क्या है, अच्छा देखो वो छोड़ो, 360 अंश घूमने पर आर के परिधि, देखो 360 अंश घूमने पर परिधि क्या है, 2 पाई आर है, इसलिए थीटा अंश घूमने पर क्या होगी परिधि, 2 पाई आर बटे, देखो दाहिने बटे बाएं गुणे यह 2 पाई आर बटे 360 गुणे थीटा, ठीक है। यहाँ से पता लगे, ठीक है। इसलिए 2 पाई आर घूमने पर 360 है, तो एक्स घूमने पर 360 बटे 2 पाई एक्स गुणे, ठीक है। होप तुम जो मैं बता रहा हूँ वो समझे। देखो मैं इसमें केवल बताना ये चाह रहा था कि अगर कोण दिया हो आपसे
क्षेत्रफल पूछ दे तो कैसे निकलेगा, और कोण दिया हो और त्रिज्या दिया हो तो जो परिधि, तो इस चाप की जो लंबाई दिया हो वो कैसे निकलेगा। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया तो भी ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी ठीक है, इसको एक बार दो बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हालांकि इसमें आपका क्वेश्चन इसमें नहीं है तो मैं उस पर फोकस न करते हुए आपका जो आए, आपका जो प्रश्नावली है मैं उस पर आता हूँ। ठीक है, तो जो प्रश्नावली हम 10.1 में जो है थोड़ा सा वो क्या है, डिफिनेशन से रिलेटेड चीजें हैं, तो वो आपको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसका सोल्यूशन आपको कहीं भी मिल जाएगा। ठीक है, प्लस वो चीज आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, अब इतना भी नहीं है कि आपको वो भी बताएं। ठीक है, अच्छा वो तो आपको आना ही चाहिए। अच्छा दूसरा चीज क्या है, अब जो प्रश्नावली 10.2 हम इसमें अमल करेंगे, ये वाला। ठीक है, अच्छा उसके लिए क्या है, प्रमेय है। प्रमेय क्या है, देखो सबसे बड़ी बात मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि प्रमेय जो है आपके एकदम नस नस में बैठे रहना चाहिए, तभी आपको पढ़ने में मजा आएगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा ही होगा। ठीक है, मतलब आप इससे पहले जितना भी चीज था, जितना भी वीडियो था, मैं यही चीज कह रहा था कि सबसे पहले आप प्रमेय अच्छे से रटो। ठीक है, तो प्रमेय आपने रट लिया, समझ लिया, अगर आपने ऐसा कर लिया वो सब, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। उसी प्रकार से अगर आपको वृत्त वाला चैप्टर समझना है, देखो इसमें तो कुछ ही नहीं है, तो सबसे इजी चैप्टर है, लेकिन फिर भी एक जो छोटा छोटा चीज है वो तो आपको कम से कम 10 बार 20 बार लेके आपको याद करना ही पड़ेगा। जैसे प्रमेय 10.1 कह रहा है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। इसका मतलब देखो, इसका मतलब है कि देखो सबसे पहले इसलिए मैंने बताया था, अगर आपको जीवा का मतलब ही नहीं पता होता तो अगर आप यहाँ पर आते तो बस आपको डर लगना स्टार्ट हो गया होता। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी बताया जा रहा है तो बस आप विश्वास कीजिए कि जो होगा वह काम का है, इसलिए बताया गया। ठीक है, अच्छा देखो इसमें कह रहा है कि वृत्त की बराबर जीवा, मतलब एक ही वृत्त की दो बराबर जीवा हो तो हमको सिद्ध करना है कि केंद्र पर क्या करती है, बराबर कोण अंतरित करती है। ठीक है सर, सबसे पहले ना सबसे पहले आप इसका मतलब समझा दो। तो देखो इसका मतलब यह है कि अगर आपको कहीं भी ऐसा सवाल मिल जाए कि एक ही वृत्त में या दो वृत्तों में, देखो एक ही वृत्तों में या सर्वांगसम वृत्तों में, सर्वांगसम वृत्त की अगर मैं बात करूं तो ऐसे वृत्त जिन दो वृत्तों की त्रिज्याएं समान हो तो वे दोनों वृत्त क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। ठीक है सर, मतलब कि अभी देखो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ किसी भी एक ही वृत्त का, तो किसी भी एक ही वृत्त या सर्वांगसम वृत्तों में, तो मैं ले रहा हूँ एक ही वृत्त में, तो किसी एक ही वृत्त में दो जीवाएं इस प्रकार दिए हों जो बराबर हो। यदि दो जीवाएं बराबर हैं, लंबाई में बराबर हैं, तो वे दोनों अगर केंद्र से उनको अगर त्रिज्याओं को मिला दिया जाए, देखो जीवाओं को लास्ट बिंदु को त्रिज्या द्वारा जोड़ा जा रहा है, तो इनसे जो केंद्र पर कोण बन रहा है, ये दोनों केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करेंगे। इसमें ये करने मतलब है। ठीक है, अच्छा मतलब कि अगर अब हमें कहीं भी इस प्रकार सवाल मिल जाए कि कहीं भी वृत्त का सवाल मिला जिसमें हमें दो जीवा दिया है और वे दोनों जीवाएं आपस में बराबर हैं, तो हम तुरंत समझ जाएंगे इनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना होगा, बराबर होगा। अच्छा इस हिसाब से अगर यह 30 है तो ये भी क्या होगा 30, अगर यह 60 है तो ये भी क्या होगा 60। क्यों, क्योंकि ये दोनों की लंबाई क्या है, सेम है। ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ में है। ठीक है, अब इसका प्रूफ बता दो। तो प्रूफ तो देखा सिंपल है, ठीक है ना, उसमें यह तो अच्छे से हो जाएगा जब आप वो पढ़े हो तो। ठीक है, अच्छा तो होगा कैसे, देखो वृत्त की बराबर जीवा केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। ठीक है, देखो हमने चित्र बना लिया, दो बराबर जीवा ए बी तथा सी डी लिया। ठीक है, अब हमको सिद्ध करना है कि केंद्र ओ पर बराबर कोण अंतरित करती है। ठीक है, अब हम ये सिद्ध करेंगे कि ए बी ओ बराबर सी ओ डी। ठीक है, देखो हमको सिद्ध करना है कि ए ओ बी बराबर सी ओ डी, हमको यह क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो होगा कैसे, देखो रचना में हम ये चारों को मिला देंगे भाई, ए ओ बी ओ सी तथा ओडी को हमने क्या किया, मिला दिया। ठीक है जी, मिला दिया, फिर क्या हो जाएगा, अब देखो पत्ती में क्या करेंगे, अब हम इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम कर देंगे। जब ये सर्वांगसम ये हो जाएगा तो ये कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, और यही तुमको सिद्ध करना है। तो समझ सकते हो कि अगर आप पहले वाले त्रिभुज पढ़ लियो तो ये चैप्टर आपको कितना आसान लगने वाला है। ठीक है, देखो इसमें कुछ करना ही नहीं, बस आपको केवल लाइन ध्यान रखने का, अच्छा जब जीवा बराबर तो बराबर कोण अंतरित करेंगे। ठीक है, तो हमने इस वाले त्रिभुज में लेकर ये ओ बराबर ओसी, ये ओ बराबर ओसी, कैसे, वृत्त की त्रिज्याएं तो बराबर होंगी। अच्छा ओ बी बराबर ओडी, क्यों, वृत्त की त्रिज्या तो बराबर होंगी। उसी प्रकार से ए बी बराबर सी डी का, ये तो हमको दिया ही है। देखो ये तीनों चीज, मतलब ये वाला त्रिभुज इस वाला त्रिभुज की क्या होगा, सर्वांगसम होगा। किस नियम से, एस नियम से। अच्छा इस हिसाब से ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांगसम, और ये सर्वांगसम हो ही गया तो उसके सर्वांगसम, यह त्रिभुज इसके सर्वांगसम सिद्ध हो गया, और इसको सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हमने यह बराबर यह लिए थे। इस हिसाब से इस वाले त्रिभुज में इस भुजा के सामने कोण यह, और इस वाले त्रिभुज में इस भुजा के सामने का कोण यह, ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, और ये तो हमको सिद्ध करना था और हम सिद्ध कर दिया। पहला चीज हमने इसे सिद्ध कर लिया, दूसरा कि हमने सिद्ध नहीं कर लिया, इससे हमने यह सीख भी लिया कि क्या, अगर हमें कहीं भी जीवन में क्या मतलब, अगर हमें कहीं भी क्वेश्चन में अगर ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है जिसमें दो जीवाएं बराबर हैं तो उसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण हम बराबर कर देंगे बिना किसी सोचे। अगर हमें नीड है तो हम उसका यूज हम कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, देखो दूसरा पर मैं इसी को उल्टा, क्या जीवाएं बराबर थी तो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती थी, इसी को उल्टा यदि केंद्र पर दो जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करें तो वे दोनों जीवाएं क्या होंगी, आपस में
बराबर होगी। ठीक है, तो देखो प्रमेय 10.2 यही करा है, क्या करा है, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे दोनों जीवाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है सर हमें इसका मतलब तो समझ में आ गया। ठीक है, और मैं ये भी समझ गया कि अगर इससे रिलेटेड अगर सवाल अगर हमें कहीं भी दिख जाए कि क्या ये दो जीवाएं दिया है जिनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर है, तो मैं तुरंत उन दोनों जीवाओं की लंबाई को क्या बराबर मान लूंगा। ठीक है सर, समझ में तो आ गया। अब क्या करो, आप इसका प्रूफ बता दो। प्रूफ के लिए देखो एकदम सिंपल है, सबसे पहले जो चित्र बना लिया, ठीक है, वृत्त बना लिया जिसमें ए बी दो जीवाएं ए बी तथा सी डी ले लिया, जो जिनके बारे में यह नहीं कहा गया कि बराबर है। ठीक है, वो तो हमको सिद्ध करना है और हमको केवल दिया गया, हमको केवल यह दिया कि इनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या है, बराबर, मतलब कि कोण एओबी बराबर सीओडी है। ठीक है सर, एओबी बराबर सीओडी है, ये तो हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज के क्या करेंगे, स्वरांगसम सिद्ध कर देंगे। तो स्वरांगसम सिद्ध कर देंगे तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, देखो ये वाला भुजा इसके बराबर मिल जाएगा और हमको ये तो करना था। देखो स्वरांगसम एकदम आसानी सिद्ध कर देंगे, क्यों, चारों त्रिज्या है, मतलब कि यह भुजा इसके बराबर, यह भुजा इसके बराबर और बीच वाला कोण इसके बराबर, ये तुमको दिया है। इस हिसाब से देखो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, आराम से एकदम स्वरांगसम हो गया। सेम वही चीज देखो हम ए बी तथा सी सिद्ध करना है तो हम रचना में क्या करेंगे, एओ बराबर मतलब एओबी ओबी एओ ओबी ओसी तथा ओडी को हमने मिला दिया। ठीक है, मिला दिया और उपपत्ति में क्या करेंगे, त्रिभुज एओबी व सीओडी में क्या एओ बराबर ओसी दिया है, एओ बराबर ओसी हमको दिया है। ठीक है, और कोण एओबी बराबर सीओडी, एओबी बराबर सीओडी ये हमको क्या है, एंगल ये हमको बराबर दिया है। ठीक है, मतलब यह बराबर होगा त्रिज्या से, हमको दिया है उसी प्रकार यह बराबर यह हो जाएगा त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। उसी प्रकार देखो ये वाला त्रिभुज क्या है, इसके सर्वांगसम हो गया। इस यहाँ पे यहाँ से सिद्ध हो गया क्या, ए बी बराबर सी डी, सिंपल। तो समझ में ना, मतलब कि अब देखो अब हम क्या करेंगे, प्रश्नावली 10.2 को हम हल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान ले कि भाई साहब अब तक हमने वृत्त वाले चैप्टर में दो प्रमेय पढ़ा। पहला प्रमेय ये पढ़ा कि भाई किसी भी वृत्त में दो जीवाएं अगर बराबर हैं तो वे केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करेंगी। ठीक है, प्लस दूसरा चीज हमने ये पढ़ा कि यदि दो जीवाएं हैं, पहले देखो वृत्त में दो जीवाएं हैं जिनकी लंबाई के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन वे केंद्र पर बराबर कोण अंतरित कर रही है, तो इसका मतलब है कि वे दोनों जीवाओं की लंबाई क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है सर, ये हमने पढ़ा था वो हमें समझ में आ गया। अब हम इसको सवाल में कैसे यूज करेंगे हमको यो भी पता है। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, आप प्रश्नावली 10.2 पर आते हैं। ठीक है, इसमें देखो दो ही क्वेश्चन है तो इसको कर लेते हैं। तो प्रश्नावली 10.2 कह रहा है, देखो 10.2 का पहला क्वेश्चन हमको दिया है कि ओ वृत्त ओ और ओ डैश, मतलब कि दो वृत्त जिनके केंद्र क्रमशः ओ तथा ओ डैश से सर्वांगसम है। अच्छा, सर्वांगसम है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उनकी त्रिज्याएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है सर, इसलिए हमने देखो लिख लिया, अतः ए ओ बराबर ओ डैश पी, ए ओ बराबर ओ डैश पी। ठीक है, हमने वो लिख लिया। जिनकी जीवा ए बी बराबर पी क्यू है, जिनकी जीवा ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू है। ठीक है, तो देखो जैसे क्वेश्चन में दिया था ना कि क्वेश्चन में दिया था, प्रश्नावली 10.2 का पहला क्वेश्चन ये दिया था कि सिद्ध करो कि यदि दो सर्वांगसम वृत्तों में यदि जीवाएं बराबर हैं तो दोनों जीवाएं अपने अपने वृत्त के केंद्रों पर समान कोण अंतरित करती है। ये हमको सिद्ध करना था। ये तो यार पहले जैसा ही क्वेश्चन हो गया ना, लेकिन फिर भी जैसे क्वेश्चन में दिया था ये तो प्रमेय जैसा ही हो गया, लेकिन क्वेश्चन में दिया है तो इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो जो दिया था हमने लिख लिया और हमको सीधे क्या करना था, केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें हमने दो अलग अलग वृत्तों में ले लिया और यहाँ पर हमने क्या लिया था, एक ही वृत्त में दो अलग अलग ले लिया था। ठीक है, एक ही में दो ले लिया था, लेकिन इसमें हमने अलग अलग ले लिया। ठीक है सर, तो देखो इसमें जो जैसा दिया था जीवा अलग अलग ए बी पी क्यू जो दिया था बराबर, वो हमने मान लिया। ठीक है, अच्छा जब दोनों वृत्त सर्वांगसम है तो इनकी त्रिज्याएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। ठीक है, और हमको सिद्ध करना है कि ए ओ बी बराबर पी ओ डैश क्यू। ठीक है, पी ओ डैश क्यू हमको सिद्ध करना है, तो इन दोनों त्रिभुजों को ले लो। तो वही हमने ले लिया कि त्रिभुज इसमें और इसमें क्या हो जाएगा, त्रिभुज इसमें तो त्रिभुज ए ओ बी व पी ओ क्यू डैश में ए ओ बराबर, मतलब देखो ए ओ बराबर ओ डैश पी, ए ओ बराबर ओ डैश पी, ओ बी बराबर ओ डैश क्यू, ए बी बराबर पी क्यू हमको क्या है, दिया है भाई। ये दोनों तो त्रिज्या था और ये वाला तो हमको दिया है। इस हिसाब से ये वाला त्रिभुज क्या हो गया, इसके सर्वांगसम हो गया और इसका सर्वांगसम हो गया एस नियम से, तो इसका सर्वांगसम होते ही क्या हो जाएगा, कोण एओबी बराबर पी ओ डैश क्यू, जो हमको सिद्ध करना था। सिंपल, ठीक है, बिल्कुल जी। अब देखो अब दूसरा क्वेश्चन हमको क्या करता रहा, उसी को उल्टा कि दो सर्वांगसम वृत्तों में यदि दो जीवाएं हैं, देखो दो सर्वांगसम वृत्तों की दो जीवाएं हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा था कि दो सर्वांगसम वृत्तों की दो जीवाएं हैं और वे दोनों जीवाएं जिनकी लंबाई के बारे में हमको नहीं पता है, लेकिन वे दोनों इस प्रकार हैं कि वे दोनों अपने अपने वृत्त के केंद्रों पर समान कोण अंतरित कर रही हैं। तो हमको सिद्ध करना था कि सिद्ध करो कि वे दोनों जीवाएं क्या होती है, बराबर होती हैं। सिंपल यार, प्रमेय 10.2 ही की तरह है, बस इसमें एक ही में दो त्रिभुज था, इसमें दो अलग अलग वृत्तों में है। ठीक है, तो ये तो हमने ये चीज तो हमने यहीं पे करवा दिया था आपको बता के कि भाई आपको ऐसे ही करना है, या तो एक ही में दे देगा, या तो देखो दो चीज होता है, या तो एक ही वृत्त या तो दो अलग अलग सर्वांगसम वृत्तों में। ठीक है, अच्छा मतलब तो एक ही भाई त्रिज्या समान ही रहने वाला है। ठीक है, तो देखो जो दिया था हमने लिख लिया कि त्रिभुज ओ ओ डैश सर्वांगसम है, मतलब कि देखो अभी गलत थोड़ा सा लिखा गया, यहाँ पे लिखना चाहिए कि केंद्र वृत्त के केंद्र ओ तथा ओ डैश वाले दो वृत्त क्या सर्वांगसम है, जिसमें
यह वाला कोड इस वाले कोड के बराबर है, ठीक है। तो ए बी पता पी क्यू जीवाएं हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता, ठीक है। और हमको सिद्ध करना है कि ए बी बराबर पी क्यू, ठीक है। तो अब उपपत्ति में क्या हो जाएगा, अब उपपत्ति में बस वही चीज, इसको क्या करो, इसको सरांग सम कर दो। कैसे होगा, देखो सिंपल, ये वाला भुजा इसके बराबर है, ये वाला कोड हमको दिया, ये वाला कोड, ये वाला भुजा इसके बराबर है। तो यस एस मतलब साइड एंगल साइड से क्या हो जाए, सरांग सम होगा, ठीक है। तो देखो इस तरह हमने साइड एंगल साइड से क्या किया, सरांग सम सिद्ध कर दिया। जब हमने सरांग सम सिद्ध कर दिया तो क्या ए बी बराबर भी हो गया, और यही तुमको सिद्ध करना था, सिंपल इतना है जी। हाँ जी, इतना ही जी। अच्छा, तो ठीक है, होप करता हूँ ये हमने लगभग आधा घंटा खींच दिया, लेकिन इसमें देखो जो जरूरी चीज था वो हमने पढ़ लिया। जितना बेसिक था वृत्त वाला वो हमने पढ़ लिया, वृत्त का अंतर्जीखंड बाकी जितने भी डिफिनेशन वगैरह है वो हमने पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा एक चीज बता दो, त्रिभुज के अंदर है तो ये अंतर्भाग और यह हो गया बहिर्भाग, ठीक है। छोटा छोटा चीज आप पढ़ लोगे तो आपको वैसे ही समझेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। बस इसी प्रकार से जुड़े रहे हमारे साथ, ठीक है ना। और देखो सबसे बड़ी बात होती है पढ़ना, आप पढ़ लो, ठीक है ना। और हमको कुछ नहीं चाहिए, बस आप पढ़ लो, आप जान जाओ, बाकी आपका भला होगा। फिर आपसे जो लोग उम्मीद किए हैं उनका वो खुश होंगे, उनका आशीर्वाद हमारे पास आएगा। इससे बड़ा तोहफा हमारे लिए कुछ नहीं है, ठीक है। और अपना भविष्य आप अपने से गाड़ोगे तो आप यार हमें कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। सबसे बड़ा उपलब्धि ये होता है। तो हमारा जो हम लोगों का जो रिलेशन होगा वो हमेशा मतलब कि अटूट होगा, ठीक है ना। खैर छोड़ो, ये सब बात की बातें हैं। तो मेरा उद्देश्य ये था कि जो बताना, ठीक है, हम अच्छे से स्टार्ट करें, मतलब जो हमारा उद्देश्य था बताना वो हमने बता दिया, ठीक है। हमने अपना काम कर दिया। जब अब आप अपना काम कीजिए कि सबसे पहले आप इसका नोट्स बनाइए, जितने भी डिफिनेशन वगैरह है, जितने भी प्रमेय वगैरह, जितना भी मुंह से बोला जा रहा है, जितना भी परिभाषा है, तुरंत आके कमेंट में लिख दो। कमेंट में लिखने से क्या होगा कि देखो क्या हो, जितनी बार आप लिखोगे, देखो कमेंट में लिखने से नहीं, मैं मत लिखो तुम कमेंट में, लेकिन आप कम से कम रफ में 3-4-6 पेज भर दो उसी एक का प्रमेय से। जैसे यदि वृत्त के दो जीवाएं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या होता है, बराबर होता है, तो जीवाएं बराबर होती है, ये पूरा प्रमेय लिख दो। मतलब कि लगातार जैसे अब जैसे 1-2 में रहते थे तो मैडम जी देती थी ना राम 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 10 पेज लिख के आओ, बस वही चीज वही करो। प्रमेय मतलब प्रमेय ही पूरा लिख दो, इतना बार लिख दो कि एकदम पूरा आपको कंठस्थ है। जब इतना हो जाएगा ना तब आपको पढ़ने में मजा आएगा। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ याद करो याद करो याद करो, क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक है, ठीक है ना, क्योंकि आपको कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है ना। अगर समझ में आया होगा तो भाई दोस्तों को भी शेयर करो। शेयर करने से मतलब फिर मैंने वही कहानी बताया था कि भाई देखो हमारा उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि मुझे चोरी से चिपकर केवल अपने पढ़ना, नहीं, मैं अपने भी उठूंगा, अपने दोस्त को भी उठाऊंगा, मेरे भी 99 आएंगे, मेरे भी 100 आएंगे, उसके भी 100 आउट ऑफ 100 आएंगे, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस इस लेवल का होना चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं कि यार जब वो अपन आपका या आपको वो यार है, अब ऐसा थोड़ी है कि नहीं आप आगे चले जाओ उसे पीछे छोड़े, नहीं, वो आपका धर्म है कि आप उसे साथ लेकर चलो। वो जहां पीछे छूट रहा है वो उसे आप चलाओ। हम लोग भी अपने दोस्तों को आगे लाते थे, बताते थे, तो उन्हीं की वजह से हम लोगों का इतना रिपीट होता गया। तो किसी भी चीज को आप जितनी बार रिपीट करोगे, विद्या सरस्वती है, जितना आप इनको बांटोगे उतनी बढ़ती जाएंगे, ठीक है। ज्ञान है, जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, ज्ञान की बातें तो बहुत हो गया, लेकिन मैं तो अपने पढ़ाई फोकस करो, ठीक है ना। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें देखो हम अगला प्रश्नावली करेंगे। तब तक के लिए चलो बाय।